बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़े दिलचस्प टॉपिक पर है। दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मुज़ाकरात मुज़ाकरात दोनों तरफ से खेले जा रहा था, ईरान की तरफ से भी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अब आखिरकार बर्फ़ को हम ये नहीं कहेंगे कि पिघली है, बल्कि हम ये कहेंगे कि बर्फ़ मज़ीद जो है वो मुंजमद हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन मुआहदा होने तक तमाम जो ईरानी एसेट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में है या किसी भी चीज़ में है, उनको हम फ्रीज़ कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ईरान पे हम नई पाबंदियाँ जो हैं, वो इम्पोज़ कर रहे हैं। सर, अ, इस तरह तो अमन मुआहदे का कोई नतीजा बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। जिस तरह अमेरिका की तरफ से एसेट भी फ्रीज़ कर दिए गए हैं और नई पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ईरान तो ये मुतालबा कर रहा था कि जो हमारा नुकसान है, उसकी भरपाई करो, फिर हम मुज़ाकरात में आगे बढ़ेंगे। तो सर, ये तो नतीजा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये तो इसी तरह चलता रहेगा। प्रेडिक्शन क्या देते हैं इस हवाले से? क्या नतीजा निकलेगा? दानिश साहब, मैंने आपको बहुत पहले मतलब अब तो तकरीबन 2 महीने होने को आए हैं, ये मुआहदा मुआहदा चल रहा है। मैंने 2 महीने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल कोई किसी तरह का एग्रीमेंट होते हैं मुज़ाकरात होते हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी 100% इंसान जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर पाता उसके ऊपर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एक चीज को भी लेके आगे चलने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% सही बता रहा हूँ। देयर आर फ्लॉज। तो उस फ्लॉज को कवर अप करने के लिए हम बोलते हैं 70 to 80% जो होती है एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अगर इन रियलिटी अगर कोई इंसान इतना मतलब दिमाग से मजबूत हो, या यूं कह सकते हैं उसके पास इतनी जहानत हो, तो वो शायद शायद कर सके 100% उस चीज को ग्रिप में ला सके। लेकिन अब तक दुनिया में जब से एस्ट्रोलॉजी सीखी गई है तब से लेके अब तक जितने भी लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, उसमें कोई भी 100% नहीं पकड़ पाया इस चीज को। तो कहने का मकसद ये है कि फिलहाल मुझे इन चीज़ों से नहीं लगता कि जो स्टार की प्लेसमेंट है कि कोई मुज़ाकरात हो जाए, अमन हो जाए। मैंने आपको बहुत दफ़ा हर वीलॉग में बताया है कि हम तीसरी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी नहीं होगी, 2030 में होगी जो कि उसका फाइनल राउंड होगा, लेकिन अब से लेके 2030 तक हर साल में एक वॉर का भी सीजन होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो यूं समझे सितंबर अक्टूबर के बाद फिर ये चीजों में एस्केलेशन आना शुरू हो जाएगा। तो ये मुआहदा हो गई थी, पहले भी बताया मैंने। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है और आप इस हवाले से प्रेडिक्शन भी कर चुके हैं कि लिबनान और इसराइल के दरमियान जो ये अमन मुआहदा करवाया गया था अमेरिका की जानिब से, आज से कुछ चंद रोज़ कबल आपने कहा था कि ये अमन मुआहदा इसके खिलाफ वर्दी होती है, आपको दिखाई दे रही है, ये जंगबंदी बरकरार नहीं रही। आपकी प्रेडिक्शन थी। और सर, अब बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है और बड़ी अफसोसनाक खबर भी है, क्योंकि खबर ये आई है कि लिबनानी फ़ौज के सीनियर ब्रिगेडियर जो हैं, जनरल्स जो हैं, उन समेत जो 10 अफराद हैं, जो टॉप लीडरशिप जो फ़ौज की कह सकते हैं, कैबिनेट मेंबर के, उनको सर शहीद कर दिया गया है। बड़ी अफसोसनाक खबर है। सर, अब बाकायदा लिबनानी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम रिटेलिएट करेंगे और इसराइल से बदला लेंगे। सर, पहले तो सिर्फ़ लिबनान में जो बागी जमातें थीं, उनके खिलाफ इसराइल की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। अब लिबनान की जो ऑफ़िशियल आर्मी है, उस पे भी अटैक कर दिया गया है। क्या जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया था, लिबनान भी वैसे कर सकेगा? कोई जवाब दे सकेगा? या लिबनान भी अगला फ़लस्तीन बनने लगा है? क्योंकि इसराइल जिसके साथ लड़ता है, फिर उसको छोड़ता नहीं है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ये होने वाला कि अगला फलस्तीन लेबनान बन सकता है, क्योंकि उसके स्टार्स भी इतने अच्छे नहीं है। और मैंने आपको लास्ट टाइम पता नहीं एक हफ्ता पहले ही बात की थी कि फलस्तीन की, जब आपने मुझसे बात की थी कि फलस्तीन के हालात फिर तो नहीं खराब होने वाले, तो मैंने आपको कहा था कि मुझे लगता नहीं है फलस्तीन में अभी फिलहाल ऐसे कुछ होने वाले लेबनान और तुर्किया में। मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ। तुर्किया खैर बहुत हार्ड टाइम देने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जहां तक रही बात लेबनान की, अगर ये महाज और भी चलता रहा तो यूं समझिए सितंबर में तो फिर बहुत बड़े मामला खराब होने वाला है। क्योंकि इस वक्त सितारों की पोजीशन से मुझे नहीं लग रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कि कोई नई जंग छिड़ेगी। पानी में प्रॉब्लम्स होंगे, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। पानी में इश्यूज आएंगे, पानी के मसाइल भी आपके सामने आने वाला है। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब,
इलेक्शन का माहौल है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं। और हमने देखा है अक्सर इलेक्शन का जो मौका है, नाजुक मौका है, इससे फ़ायदा उठा के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इस तरह के अटैक करती हैं कि लोगों को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। लेकिन हमारी जो आर्मी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो जी जान से कोशिश कर रही हैं कि इनका कला कमा जो है किया जा सके, इनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन आपने ये प्रोडिक्शन आपकी मौजूद है, आपने बताया था कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो जंग का आगाज़ कर दिया है, इसका अख्ताम बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ है और अफगानिस्तान गुरीला जंग में माहिर है। लेकिन सर, आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन क्योंकि खसूसी तौर पे चल रहा है, क्या खुदा ना खास्ता कोई बड़ा कोई इंसिडेंट हो सकता है? कई लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि हमें वोटिंग के लिए निकलना चाहिए, हमें ज़रा गाइड करें। एक जो हजूम ज़ाहिर है, जहाँ पे आप वोट डालते हैं वहाँ पे हजूम भी होता है। ऐसी जगहों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए? कौन से इलाके इस वाले से वनरेबल है? देखिए, अगर आप नॉर्थ की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ में प्रॉब्लम जो है ना कुदरती आफात से आने वाली है। वेस्ट से प्रॉब्लम है, अगर वेस्ट वाली साइड पे ये इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं तो फिर उधर इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वेस्ट में ऐसी चीज़ों का खतरा बहुत ज़्यादा नजर आता है। जबकि नॉर्थ में, मैंने जैसे पहले भी बताया है, नॉर्थ में कुदरती आफात आएंगी, इसमें रशिया भी है, जिसमें इस साल के शुरू में जब मैं प्रिडिक्शन दे रहा था मैंने कहा था कि आपको रशिया सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, लेकिन उनको मार पड़ेगी सिर्फ कुदरती आफात से। इस दुनिया में फिलहाल रशिया स्ट्रांग है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम जो है उधर आएंगी कुदरती आफात के ऊपर। तो इसी तरह नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान वगैरह आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे सिक्योरिटी का चार्ज होंगे कोई। ओके मनी साहब। अच्छा मनी साहब, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी जो है इलेक्शंस चल रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शंस चल रहे हैं। लेकिन सर, हमने देखा स्पेशली आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है जो एहतजाज कर रही है और कह रही है कि महाजरीन का जो कोटा मुख्तस किया गया है पार्लियामेंट में, उसको हटाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन हुकूमत इस बात पे बज़िद है कि नहीं, उनका कश्मीर की आज़ादी में बड़ा किरदार है महाजिन का, तो उनको नहीं हटा सकते। तो सर, खून खराबा भी हो रहा है, कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रहा, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोज़ हैं, अब बहुत ज़्यादा दर्जनों की तादाद में लोगों को हॉस्पिटल लाया जा रहा है। सर, ये कश्मीर की जो सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है, आपने तो बताया था मुझे, बिल्कुल आपने प्रोडिक्शन दी थी, आपने कहा था कि कश्मीरी लोगों को आम ना समझें, ये अपने हकूक़ मनवा लेते हैं। क्या इस मर्तबा कश्मीरी लोग अपने हकूक मनवा सकेंगे? क्या देखते हैं इस बारे से? डेफिनेटली ये मनवाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, तब मुझे नहीं पता था, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि काफी ऐसी जगहों पे जहाँ हालात खराब होते हैं वो सेंसिटिव रखा जाता है, उनको सेंसरशिप लगा दी जाती है। तो उनके जो वो जो जोन आता है, मैं जोन की बात करता हूँ, मुझे अपनी पता ना कश्मीर किस, मतलब मैं तो नहीं जानता हूँ कश्मीरियों को एज अ पर्टिकुलरली, सुना है लेकिन देखा हुआ नहीं है। लेकिन जिस जोन में जो लोग रहते हैं वो जोन के प्लैनेट्स उनको आइडेंटिफाई करता है, तो जो प्लैनेट है ना नॉर्थ के, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो वो छोड़ते नहीं है। इस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ वाली सिचुएशन अभी डिस्टर्ब ही रहेगी और वो अपने हकूक मनवा के छोड़े। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।